एचपीएस एग्जाम के डेट्स आ गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम है। तो मेंस आंसर राइटिंग करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और डेली की जो प्रैक्टिस है वो एक्यूमुलेट होके कल्मिनेट करेगी आपके गुड और बहुत ही बढ़िया मार्क्स में। और जीएस 3 के पेपर की अगर हम बात करें तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं कई सारे डायरेक्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई सारे ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स आते हैं जो करंट में जो न्यूज में रिसेंटली रहे हैं, राइट। तो उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, साथ में अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसे मुझे किस तरह से आंसर करना है उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ गए ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जहां पर हम इन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं। और इस सीरीज में हर एक सेशन में हम एक 4 मार्कर, एक 8 मार्कर और एक 20 मार्कर, हर एक जीएस का जो हमारा पेपर है जीएस 1, 2 एंड 3, इन तीनों पेपर के इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करके या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड द 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे क्या चीज पूछी गई है और डायरेक्टिव वर्ड्स, कीवर्ड्स क्या हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि इन कीवर्ड्स और माइक्रो क्वेश्चंस को किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चरल वे में, जहां पर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन यूज करके आंसर करेंगे। तीसरा पार्ट जो कि जीएस 3 पेपर में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, इंडिसेस और साथ में हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक जो केस स्टडीज हैं उनको हम कैसे आंसर्स में यूज कर सकते हैं ताकि हमारे आंसर्स का लेवल एक और अप हो। साथ में जिस तरीके से टॉपर्स आंसर्स लिखते हैं वैसे हमारे आंसर्स की क्वालिटी हो। तो इस सेशन में हम 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन, जो कि हमारा पैटर्न है एचपीएस मेंस एग्जाम का, इन क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रॉम जीएस 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें अलग अलग इंडिसेस लाइक द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पीक्यूएलआई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि अभी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्सेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट से लिंक्ड हैं उन पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और लेट मी टेल यू 2018 में ये जो है हम कह सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड, एचडीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। उन्हीं लाइंस पे अभी का अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में एक इंडेक्स है, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो भी इश्यूज हैं जिनके वजह से पॉवर्टी होती है उनको हाईलाइट करती है और क्या पॉलिसी स्टेप्स हमें लेने हैं ताकि पॉवर्टी कम हो और डेवलपमेंट बढ़े, इस चीज से रिलेटेड हमें रिकमेंडेशंस देती है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए और यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमें सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में लिखना है, लेकिन हम डायरेक्टली इसके इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें ऑब्वियसली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या ये भी बताना होगा। तो वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। ये एक इंटरनेशनल मेजर है अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, ठीक है। तो इस सेशन में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो कि एक्चुअली स्टैटिक माने जाते हैं पर ये टॉपिक्स न्यूज में थे, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें हम प्रिपेयर करें। तो इस सेशन से आपको जीएस 3 के पेपर में पहले तो किन टॉपिक से क्वेश्चन आप डायरेक्टली एग्जाम में देख सकते हो वो समझ में आ रहा है। दूसरा ये चीज कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं उन्हें कैसे आंसर करना है वो भी समझ में आ रहा है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स एनहांस हो सके और उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है इस पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स पूछे गए हैं, तो हम इसके बारे में, इस इंडेक्स के बारे में बताएंगे। 100 डेवलपिंग कंट्रीज के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड जो है ये जो इंडेक्स है वो बताता है। इट कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल मॉनेटरी poverty measures by capturing the acute deprivations जो कि हेल्थ में, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स इन अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलता है। ग्लोबल एमपीआई रिफ्लेक्ट्स बोथ इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसके साथ में एंड इट्स इंटेंसिटी
कि कितना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस को देखते हुए पॉवर्टी को एसेस करने का एक तरीका है। इसके साथ में ईच डायमेंशन में कितनी इंटेंसिटी का पॉवर्टी है वो भी बताता है, सब इंडिकेटर्स इसके जो है उसके थ्रू। ये चीज हमने बता दी, एक आइडिया दे दिया इंडेक्स का। इसके बाद में फटाफट से आप ये जो डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम वो यूज करोगे और इसके अंदर जो भी इंडिकेटर्स है उसके बारे में आप बताओगे। इस डायग्राम को दिखाकर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय हो तो आप कुछ कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप जो है पेंसिल कलर्स यूज करें तो अच्छा होगा। तो कुछ पार्ट आपने रेड कर दिया, बाकी दूसरा कलर, ताकि आपका आंसर यूनिक बन जाए और उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम में अपना प्रेजेंटेशन रख सके। यहाँ तीनों डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स हमने दे दिए। इन डायमेंशंस के जो सब इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हमने लिख दिया, तो इनको आपको याद करना होगा। ऑल्दो इनकी वेटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन सब इंडिकेटर्स को आपको बताना है। तो ये डायग्राम जो है आपको कंप्लीटली 4 मार्क्स दे देगा और यही तरीका है जैसे कि स्टैंडर्ड जो हमारा इंडेक्स है उसमें भी ये जो इंडिकेटर्स है उनको मेंशन किया गया। तो ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते थे। अगर आपके पास समय है, आप यहाँ पर कंक्लूजन में इंडिया का जो रैंकिंग है, इंडिया के इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स नंबर्स है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ये इंटरनेशनल जो हमारे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे रिलेटेड है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वो हम यहाँ पर जो है उनको प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस टॉपिक में से मोस्टली क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर ही पूछा गया है, बट बाकी सारे भी हमें प्रैक्टिस करने होंगे। यहाँ पर IBRD ये मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उनके बारे में बताया गया है, पूछा जा सकता है। और UNCTAD जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। OECD और साथ में ब्रिक्स, ये नाम दिए हुए हैं। तो ब्रिक्स से रिलेटेड 2020 में ही क्वेश्चन आ गया था, समिट से रिलेटेड आ गया था, और इससे रिलेटेड पहले के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो WTO पर 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है UNCTAD, क्योंकि ट्रेड और इससे रिलेटेड काफी ज्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज में रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन के रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 माइक्रो क्वेश्चन है। पहला तो ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन के रोल क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीनों पार्ट्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो इनिशियली हम बता रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1964 में एस्टैब्लिश की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये वर्ड जो है ये कीवर्ड है डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज में वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का। तो इसका जो बेसिस है वो हमने बता दिया, एम बता दिया, साथ में पोटेंशियल ड्रॉबैक्स जो हैं ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो इश्यूज हो रहे हैं उनको टैकल कर किस तरीके से किया जाना है, इससे रिलेटेड हेल्प इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लाइन। जब भी हम 8 और 20 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स को हम आंसर करते हैं, उन पार्ट्स के बीच में कनेक्टिंग लाइन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमने लिख दिया, आप तो इनोवेटिव तरीके से लिख सकते हो, जनरली भी लिख सकते हो कि लेट अस अंडरस्टैंड द रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UNCTAD। अब रोल के बारे में यहाँ पर जो है आप देख रहे हो बताया गया है, हम बता रहे हैं कि UNCTAD मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहा है। क्या रोल है इसमें, प्रोवाइडिंग एनालिसिस ट्रेड से रिलेटेड, फैसिलिटेटिंग कंसेंसस बिल्डिंग, ताकि सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके बीच में कंसेंसस रहे और ट्रेड ग्लोबली चलता रहे अच्छे तरीके से। टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना अगर कोई इश्यूज है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। अदर UN डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज UNCTAD मेजर्स प्रोग्रेस, SDGs के तरफ क्या प्रोग्रेस हो रहा है और ट्रेड से रिलेटेड ये प्रोग्रेस जो है किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। इसके साथ
फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इसको भी इम्प्लीमेंट करना और इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में जो भी फाइनेंसिंग है ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो प्रोवाइड करवाने का काम भी किया जाता है। 2015 अदिस अबाबा हमारा जो एजेंडा था उसमें हमने फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इससे रिलेटेड ग्लोबल कंसेंसस से लेकर आए थे और ये सारे इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं जो ये ग्लोबली फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया या यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सभी के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बेनिफिट्स को प्रोवाइड करवाना टू दीज डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी एक रोल प्ले करता है। इस रोल के साथ में ऑब्जेक्टिव्स क्या है UNCTAD के? तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो हेल्प करता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को टू कॉम्प्रहेंड ऑप्शंस, अलग अलग जो ट्रेड रिलेटेड ऑप्शंस है उनमें से कौन सा बेस्ट होगा वो डिसाइड करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जिस तरीके से हमने लिखा था रोल में, ठीक है। इसके साथ में अचीव बेनिफिशियल इंटीग्रेशन, जहां पर जैसा कि हमने देखा था कि हेल्प करता है, इनिशियली हमने देखा था डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो है इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए उसी इंटीग्रेशन को बेनिफिशियल बनाने का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट देना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को भी बेनिफिट देना चाहिए। कैसे वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए, ये इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये ऑब्जेक्टिव है कि दोनों के लिए बेनिफिट हो। साथ में डाइवर्सिफाई इकोनॉमीज, लिमिट देयर एक्सपोजर, अगर कोई भी इश्यूज हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उसको एक्सपोज वो डेवलपिंग कंट्री बहुत ज्यादा ना हो, ये चीज करने का काम किया जाता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल फर्म्स मूव अप वैल्यू चेन, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोकल फर्म्स और वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स है छोटे मोटे, उन्हें भी हमें नहीं भूलना है, उनको भी हेल्प करती है to move up in the value chain, speed up the flow of goods, protect consumers, curb regulations और adopt to climate change। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम ट्रेड और इकोनॉमी के बीच में क्लाइमेट चेंज के साथ अडॉप्टेशन हमारा जो है वो भूल जाते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर मेंशन कर दी है और इसका अल्टीमेट गोल एक्चुअली है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, उसके लिए UNCTAD स्टैंड करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन 400 वर्ड्स का है और ये टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे यहाँ ये जो है हम कह सकते हैं GS3 पेपर 6 जो हमारा है यूनिट 1 सब यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स टू इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी स्टेट GSDP में क्या कंट्रीब्यूशन है 2016-17 के फिस्कल में, ये पूछा गया है। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है 2019-20 फिस्कल में, ये हमने पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल, व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन, ये पूछा गया है। कंट्रीब्यूशन किसका? अलग अलग सेक्टर्स का, राइट। तो यहाँ हमें कंट्रीब्यूशन बताना है परसेंटेज टर्म्स में कितना रहा है, कब का? 2019-20। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर माइक्रो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर है, इनका कंट्रीब्यूशन स्टेट के GVA में यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना रहा है परसेंटेज टर्म्स में, हमें वो बताना है। हमारा पहला ये चीज होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GVA के बारे में हम बताएं और सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को जानकर क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन है उसमें क्या हेल्प होता है वो हम बताएं। GDP इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्टरल कॉम्पोजिशन जानने से हमें ईच एंड एवरी सेक्टर का रिलेटिव पोजीशन पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ पर और ज्यादा जो है यूज करने हैं ताकि उस सेक्टर को हम प्रमोट कर सके। जैसे कि हिमाचल में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा जो है वैल्यू दिया जाता है उसे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो वहां पर अगर हम रिसोर्सेज पंप करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज हमारा टेरेन जो ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। वो चीज हमें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ सके हमारे पॉलिसीज में, ठीक है। इसके साथ हम आगे बताते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू स्टेट GSDP
या फिर स्टेट जीवीए, राइट। तो ये चीज हम बताते हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में अभी स्टेट जीवीए को क्या कंट्रीब्यूशन है वो दिया गया है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश का 2019-20 के बारे में इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो वो हमने बताया कि कितना एस्टिमेटेड जीएसडीपी जो है वो हमने बता दिया, जो कि 12% हायर है देन प्रीवियसली जो एस्टिमेट किया गया है, राइट। इसमें लेटेस्ट डेटा को आप यूज कर सकते हो और यहाँ एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे आपको आंसर करना है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम जब बताएंगे उसमें क्या क्या आता है वो बताएंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सब। और इनका कंट्रीब्यूशन टोटल प्राइमरी सेक्टर का 14% था, ये बता दिया। अब ईच एंड एवरी जो सब सेक्टर है उसके बारे में बता दिया। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का कितना था 9.2, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग का कितना था वो हमने बता दिया। इसके साथ माइनिंग एंड क्वेरिंग का कितना था एंड फिशिंग का कितना था, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कि ग्रोथ रेट कितना था, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और इस तरीके का डायग्राम जरूरत नहीं है, पॉइंट्स के साथ में आप मेंशन कर सकते हो, राइट। सेकेंडरी सेक्टर अगेन नंबर्स हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, और इसमें कौन से सब सेक्टर्स इंक्लूडेड है वो बता रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी हमने बता दिया। इसके साथ आगे अगर हम बढ़े तो हम टर्शियरी सेक्टर, तो यहाँ पर भी आप ग्रोथ रेट बता सकते हो जैसे कि हमारे सर्वे में दिया हुआ है। टर्शियरी सेक्टर का हम बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विसेज, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो नंबर्स हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको और इसका आंसर जो है बहुत ज्यादा फैक्चुअल लगा होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ये चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, अगर पूछी गई हैं तो वो चीजें आप याद कर लोगे, राइट गाइस, क्योंकि रिपीटेशन के चांसेस हैं हमारे एग्जाम में। तो इस तरह से हमने लिखा, और ग्रोथ रेट जो है इसके वो भी आप बता सकते हो। तो ऐसे 20 मार्कर क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो। और अब बता सकते हो सेकेंडरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इस तरीके से अगर हम नंबर्स को देखें तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है सारे सेक्टर्स, वो हमने बता दिया, राइट गाइस। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। और इसके साथ में आपके एचपीएस एग्जाम के जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से आपको करने के लिए, और आपका जो लेवल है किस लेवल पर आप स्टैंड कर रहे हो, कितना आपके प्रिपरेशन हुआ है, उसको एसेस करने के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके का मॉड्यूल, लाइव रिवीजन सेशन, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पावर पैक एक और कोर्स जहां पर आपको जो है कंप्लीट आपके प्रिपरेशन जो अलग अलग कंपोनेंट्स की है वो कराने के लिए अलोंग विथ कंप्लीट जीएस का मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कंप्लीट जो सीसैट का मॉड्यूल है वो हिमाचल जीके का एंड कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो भी जरूरी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एवरीथिंग इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, तो वो आपको दिया जाएगा। और इन कोर्सेज का अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे यूज कर सकते हो, राइट गाइस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और आंसर्स आप लिख सकते हो। अगर किसी भी तरह का आपका सजेशन है, फीडबैक है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस में और भी कुछ इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, जो आपको लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।